क्या ये आईएसआई का ही पूरा मास्टरमाइंड आईएसआई है इसका? एक बहुत अहम रोल आईएसआई का है। देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उनके लिए खतरा है। अब अगर कोई अफसर अपना फर्ज निभाए और उसके लिए उसके साथ दुश्मनी हो जाए, तो ये तो हमारे देश को देखना है। आज के तारीख में कोई नहीं चाहता कि पंजाब वापस उस आतंकवाद के खौफनाक टाइम पे जाए। पंजाब में लुधियाना बम ब्लास्ट के बाद अब जांच के तार जर्मनी और पाकिस्तान से भी जुड़ने लगे हैं। यहां 24 घंटे के अंदर पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने केस को क्रैक कर लिया है, तो उधर भारत की केंद्रीय एजेंसियों ने जर्मनी में कल से एक पंजाब के रहने वाले जसविंदर सिंह मुल्तानी के हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की है। आखिर क्या है मुल्तानी का कनेक्शन और कैसे लुधियाना और जर्मनी के बीच में यह संपर्क बना? पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय साहब, स्वागत है। बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहला सवाल आपसे ये कि लुधियाना को किस तरह से ये जो जर्मनी में पूछताछ हो रही है, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं? जी, मैं उससे पहले कुछ बताना चाहूंगा कि थोड़ी गहराई में जाता हूं। ये सिर्फ जर्मनी और लुधियाना की बात नहीं है, ये कई चीजों का मिश्रण और तालमेल हुआ है। सबसे पहले है नार्को टेररिज्म, नारकोटिक्स, ड्रग्स। जो आईएसआई है पाकिस्तान का, जो ड्रग्स आते हैं वहां से, हेरोइन और बाकी ड्रग्स आ रहे हैं, वो भेजे जा रहे हैं इंडिया में, और उनके साथ साथ हथियार, बारूद, ग्रेनेड, सब कुछ आ रहा है। और ये हमेशा पहले आतंकवाद खालिस्तान मूवमेंट के दौरान ड्रग्स कम थे, हथियार, बारूद और ग्रेनेड ज्यादा थे। आज की तारीख में ड्रग्स ज्यादा हैं और इनकी पैकेज, ये कंसाइनमेंट आता है, तो बड़े बड़े कंसाइनमेंट के साथ साथ 2 पिस्टल, 2 AK-47, 4 AK-47, कभी ग्रेनेड। अब इनको प्रॉब्लम यह है कि अब इनको रिक्रूट नहीं मिल रहे हैं। इनकी ये प्रॉब्लम है कि इनको रिक्रूट नहीं मिल रहे हैं, जिस करके इन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि जो गैंगस्टर हैं, जो पुराने लोग हैं जिन पे पर्चे हुए हैं, जो पुलिस से डिसमिस हैं, उससे इनको क्या है कि पुलिस जो डिसमिस्ड है, जैसे ये गगनदीप था लुधियाने वाला, तो गगनदीप को पुलिस डिपार्टमेंट का सारा नॉलेज है, टेक्निकली साउंड था, कॉन्फिडेंस था, पुलिस तरह चेकिंग वगैरह के थ्रू, नाकों के थ्रू निकलना उसके लिए बड़ा आसान था, सब उसको जानते थे, वो सबको जानता था। तो ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं पाकिस्तान से आईएसआई वाले, इस तरह के लोगों को, जो डेस्परेट लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो सोसाइटी से किसी तरफ से रंजिश रखते हैं, पुलिस से रंजिश रखते हैं, ये मैं बेस बता रहा हूं। ये आइडेंटिफाई करके इनको ढूंढ के इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं तो आज की तारीख में कोई नहीं चाहता कि पंजाब वापस उस आतंकवाद के खौफनाक टाइम पे जाए। उसमें सबका नुकसान हुआ है, पब्लिक का, पुलिस का, देश का, सूबे का, डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर का, हर तरफ से नुकसान हुआ है। कोई भी सेंसिबल जो है, कोई इंसान नहीं चाहेगा कि दोबारा से हम उस आतंकवाद के खौफनाक टाइम में वापस जाए। अब ये जेल से निकला ही था गगनदीप, जो लुधियाने वाला है, वहां पे और भी कैदी हैं, कुछ ड्रग्स में, कुछ टेररिज्म में, कुछ माफिया। अब ये सारे, क्योंकि आमतौर पे तो कोई रिक्रूट मिल नहीं रहा है, इन सबको जोड़ के ये मिला रहे हैं, जो मिल रहा है उसको इकट्ठा कर लो। तो ये बड़ा एक डेंजरस सा एक चीज हमें दिख रहा है, नार्को टेररिज्म विद माफिया। ठीक है, इसको पार कैसे पाएंगे आप? आपके लिए जेलों में बैठे लोग चैलेंजेस हैं, जो ड्रग्स रैकेट्स में इन्वॉल्व लोग हैं वो चैलेंज है, जो पुलिस के अंदर ब्लैक शीप्स हैं वो चैलेंज हैं, या जिनको पुलिस से निकाला जा चुका है वो चैलेंजेस हैं। एक आतंकवाद से लड़ने वाली पुलिस का या इस सिस्टम का ऐसा हाल क्यों हुआ फिर? इसके लिए कई कारण हैं और उनका हम सुधार कर रहे हैं और कार्रवाई शुरू कर दी है। आपने देखा होगा, हमने अपने नाके एक्टिवेट कर दिए हैं, चेकिंग एक्टिवेट कर दिया है दोबारा से, हर तरफ से। जिस तरह हमारे पंजाब पुलिस पहले चलती थी, उसी तरह से हमने हर जिले में, हर कमिश्नरेट में पुलिस को एक्टिवेट कर दिया है। और इनके साथ जो थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, सिक्स फॉर जस्टिस, जो बाहर हैं, जो अपनी एक पहचान रखने के लिए, और इसमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इनको पैसा जाता है। आप देखिए, इनके अपने बच्चे तो यहाँ आते नहीं है। आप पूछे, क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू का बेटा है इनके साथ? क्या वो आ रहा है यहाँ टेररिज्म करने के लिए? आप पूछे, कोई खड़ा होकर पूछे, गुरपतवंत सिंह पन्नू आपका बेटा कहाँ है? क्या वो यहाँ पे लड़ाई जंग लड़ रहा है पंजाब पुलिस के साथ? ये बात कोई पूछे इनको? ये जो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, जो शरीफ बच्चे, उनको गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके भेजा जा रहा है। ठीक है, ये लोग इस नाम पे, खालिस्तान के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, चाहे लाहौर में है, चाहे यूएस में है, चाहे कनाडा में है। गुरुद्वारों में ये
नाजायज फंड इकट्ठा कर रहे हैं, गुरुद्वारों के नाम पे, गुरुओं के नाम को मिसयूज कर रहे हैं ये लोग। ये कोई सिखी धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पर इतना मैं बता दूं कि चैलेंज अभी बहुत बड़ा है, मुझे कोई इसमें गलतफहमी नहीं है। आज के तरीके में जो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए, चैलेंज अभी बहुत बड़ा है। इसके लिए पुलिस को तो हमने लगा दिया, एक्टिवेट कर दिया है, पर पब्लिक के हर इंसान को चौकस रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि इलेक्शन नजदीक होने के कारण इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ी हैं पंजाब में? देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उनके लिए खतरा है। आईएसआई, उनका जो वहां पे आर्मी का जो सेटअप है, जो कंट्रोल करते हैं आईएसआई वाले वहां पे, आम पाकिस्तानी शायद चाहता हो पीस, पर ये लोग जो एक कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, जिनके हाथ में पावर है, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया के जैसे नहीं है। ये सब कोई जानता है, आप उनके भी टीवी चैनल्स अब देखें, उनके आप यूट्यूब में देखें, आम जनता वहां भी पीस चाहता है। बट कुछ लोग हैं वहां पे जो वहां भी गतिविधि इसी तरह के चलाते हैं, और यहां भी पावर और पैसे के लिए। डीजीपी साहब, ये जो लुधियाना बम ब्लास्ट का मकसद था, क्या गगनदीप का मकसद सिर्फ कोर्ट रूम के रिकॉर्ड को ही उड़ाना था, या कुछ और भी अभी तक पता लग पाया? अभी मैं इतना ही बता पाऊंगा कि एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। ये एक छोटा सा हिस्सा था, और लीगल प्रोसेस को, जो हमारा पुलिस, कचहरियां, प्रोसिक्यूशन, ये पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इनको डराना, पब्लिक में एक भय की फीलिंग पैदा करनी, ये सब कुछ ही मिला के था। और एक ये भी पता चला है कि लुधियाना ही आखिरी मुकाम नहीं था इन लोगों का, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, ये पंजाब या पंजाब के बाहर भी एक बड़ा धमाका या एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट प्लान कर रहे थे, जिसके चलते ही जर्मनी में सेंट्रल की एजेंसीज जो हैं वो मुल्तानी से पूछताछ कर रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। पर उस बात के लिए हमें पता भी है, वी आर अवेयर, और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। क्या ये आईएसआई का ही पूरा मास्टरमाइंड आईएसआई है इसका? एक बहुत अहम रोल आईएसआई का है, बहुत अहम रोल, मेजर रोल आईएसआई का है। एक गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र का रहने वाला, 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर में इन्वॉल्व है, चंडीगढ़ में भी एक टाइम बड़ा एक्टिव रहा है। क्या उसके वेयर अबाउट्स पता लग पाए हैं कि जैसा कहा जा रहा है वो लाहौर में, ये बात सही है? और क्या उसको जिस तरह से किसी टाइम आईएसआई ने दाऊद को इस्तेमाल किया था, उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? इन बातों में कितना दम है? देखिए, दाऊद का रोल कुछ और था, ये मैं कहूंगा, जिस तरह वधावा सिंह या पंजवड़, इनको जो इस्तेमाल किया था, वही दर्जा रिंदा को दिया गया है। हाँ जी, उसको लाहौर में रखा हुआ है, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक पता चला है। जी जी। क्या इस जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें भी ये लोग वधावा सिंह या हरविंदर रिंडा ये इन्वॉल्व है इस पूरी साजिश में, या जो आगे होने वाला था उसको फैसिलिटेट कर रहे थे? देखिए, ये जो हेड होता है उसका हर चीज में हाथ होता है, सब कुछ उसी के प्लानिंग से चलता है, उसी के डायरेक्शन से चलता है। तो ये नहीं कि उसने पर्टिकुलर एक बॉम्ब तैयार करके भेजा, ऐसा नहीं है। पर जो सारी तैयारी होती है, जो सारा प्लानिंग होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है, सामान भेजना, लोगों को बताना, बहकाना, उसमें टोटली सुपरविजन, लीडरशिप सारी रिंदा की है। डीजीपी साहब, एक बात बताइए, एक आदमी सितंबर के लास्ट वीक में जमानत पर बाहर आता है और वो दिसंबर के एंड आते आते एक ब्लास्ट भी कर देता है। 3 महीने में, वो 2 साल से अंदर बंद था, 3 महीने में इतनी सारी चीजें उसने कैसे जुटा ली? क्या इस चेन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो ये 3 महीने में नहीं हुआ, जो हुआ इसके जेल जाने से पहले, जो पकड़ा गया था, क्योंकि ये पकड़ा गया था हेरोइन लेके, 385 ग्राम हेरोइन इससे अगस्त 2019 में, 18 में ही। तो 2019 में ये सस्पेंड, फिर ये डिसमिस होता है, जेल जाता है, 2 साल जेल में रहता है, 21 में निकलता है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, ये अचानक आज नहीं हुआ। और ये आइडेंटिफाइड जेल में हो जाता है, वहीं पे ये रिक्रूट होते हैं, वहीं ये ब्रेन वॉश होते हैं। ब्रेन वॉश करके इनको एक रंजिश होती है, बाहर जाना है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। दे आर वेरी इजी प्रे फॉर द आईएसआई एंड देयर ऑपरेटिव्स। पंजाब की जेलों से ही सारी बात निकल रही है। जी, पंजाब की जेलें इतने सालों से कोशिश हो रही हैं, पुलिस और जेल पुलिस क्यों उनको महफूज नहीं कर पा रही है? क्यों सारी प्लानिंग पंजाब की जेलों से ही होती है? क्यों सेफ हेवन बन गई है पंजाब की जेलें? शायद कार्रवाई हो रही है, हो जाएगी बहुत जल्द।
ये तो बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये पहला इंस्टांस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे पहले आप देखिए हाई सिक्योरिटी नाभा जेल से दिन दिहाड़े हमला करके गैंगस्टर और टेररिस्ट भाग जाते हैं, बिल्कुल मर्डर हो जाते हैं जेलों में। जेलों से हमें फोन आते हैं, मुझे पता है इस बात का। जेलों से हमें फोन आते हैं और बोलते हैं कि जी 14,000 रुपए देके फोन मिल जाता है। ड्रग्स माफिया नेक्सस वहां से चला रहा है, सही कह रहे हैं, गैंगस्टर वहां से सारे ड्रग्स का नेक्सस चला रहे हैं। सब बातों के बारे में हमें जानकारी है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी से जेल मिनिस्टर जो हैं, प्रिजन के जो एडीजी हैं, और उच्च स्तर पे मीटिंग हुई है और कार्रवाई प्लान होके काफी कुछ हो रहा है। पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया में, खासकर तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर एरिया में रोज ड्रोन आ रहे हैं। कभी टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, कभी हेरोइन आ रही है, कभी ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पहले पठानकोट में एक ग्रेनेड से अटैक किया गया, फिर ये अब देखिए आप ब्लास्ट हो गया। इलेक्शन का माहौल है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने की बात बहुत हो रही है, लेकिन बॉर्डर स्ट्रेंथन अगर हुआ है या होने जा रहा है तो फिर ये रोज ड्रोन कैसे आ जा रहे हैं, या रोज हेरोइन, या फिर ये इस तरह के हथियार कैसे आ जाते हैं? देखिए, पहले यहां पे फेंसिंग नहीं था। खालिस्तान मूवमेंट के टाइम कोई फेंस नहीं था, पर उससे पहले क्या था, थोड़ी बहुत स्मगलिंग होती थी, पर कोई खतरा ऐसा नहीं था। पर जब आतंकवाद आया, खालिस्तान मूवमेंट आया, तब महसूस हुआ कि नहीं, फेंस की जरूरत है। उस फेंस का असर पड़ा। फिर फेंस के बाद अब जाके इन्होंने ड्रोन्स निकाल लिए। अब इसका भी कोई हल निकाला जाएगा। तो मीटिंग चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है, अब देखेंगे। क्योंकि अगेन जैसे फेंस बनाने में काफी टाइम लगा था, और जब बन गया इट वॉज इफेक्टिव, कई साल ठीक रहा। अब ये ड्रोन्स का नया खतरा पैदा, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, होता रहेगा। कभी हम हल ढूंढेंगे तो वो कोई और नई चीज ढूंढेंगे, फिर हम करेंगे। ये तो सिविलाइजेशन में चलता रहेगा। सो वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आपकी तो जो एंट्री है, मान लीजिए रात को ऑर्डर होते हैं और दरबार साहब में सेक रिलीज हो जाता है, उसके बाद बम ब्लास्ट हो जाता है, ऊपर से इलेक्शन आ रहा है, तो चैलेंज तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है जी। तो इन हालात में पुलिस इलेक्शन में ठीक ढंग से काम कर पाएगी, और जो बेअदबीज का को लेके जो एक मेंटल प्रेशर है फोर्स पर जी, उसके लिए किस तरह से आप इलेक्शन में काम कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, बेअदबी एक अलग चीज है, इलेक्शन एक अलग चीज है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है, उनको जोड़ दिया जाता है सियासत से। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो पॉलिटिक्स की बात है। वो पुलिस के इलेक्शन प्रोसेस को लेके उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन के लिए होगा, कोई पार्ट जो गवर्नमेंट में है उनके लिए कि आपने क्या कार्रवाई की। जो बाहर हैं ऑपोजिशन वाले, वो इल्जाम लगाएंगे कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। दैट इज अ पॉलिटिकल इशू, बट दैट इज नॉट अ पुलिस इशू। तो ये कहा जाने लगा, सब पार्टियां कहती हैं कि तो सियासी लोग ही करवा रहे हैं। अब देखिए, उनके लिए मैं जवाब नहीं देना। लेकिन अगर उनको लेकिन अब हम उनको आपके लिए चैलेंज यही है कि रोकना होगा, वरना ये लांछन लगेंगे। अब देखिए, शायद मैं इस चीज को ज्यादा बढ़ावा, पर सिंस आपने ये सवाल पूछा है, 3-4 और जगहों पे भी कोशिश हुई, पर पुलिस ने और लोकल जो वहां पे गुरुद्वारा साहब में मेंबर थे, ट्रस्टी थे, उन्होंने बहुत मैच्योर काम किया, जिस करके वो चीज सामने नहीं आई। जो प्लानिंग 4-5 गुरुद्वारे में थी, बटाले में थी, फतेहगढ़ साहब में थी, लुधियाने में थी, पर बिल्कुल शांति से, शांतिपूर्वक, किसी को पता ही नहीं लगा कुछ हुआ है। शायद इसके आपके नॉलेज में नहीं है, और कई बार होता रहता है। क्योंकि पर बात वही है कि इस चीज को उछाला जाए, एक अनसिविलाइज्ड वे में इसको टैकल किया जाए, या सिविलाइज्ड वे में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी है। डीजीपी साहब, एक सवाल ये है कि आप पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर के झगड़े के बीच में निकल के सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय साहब को डीजीपी का कामकाज सौंपा गया कि शायद जो मौजूदा हालात हैं उनसे बेटर परफॉर्म करेंगे। एज डीजीपी, आपके लिए इन हालात में, जो पॉलिटिकल हालात हैं मौजूदा सेटअप में, एक डीजीपी के तौर पे काम करना, वो सिचुएशन कितनी मुश्किल या आसान है? जी, मैं जानबूझ के आईपीएस में आया हूं। मैंने ऑप्ट किया था पंजाब काडर के लिए, जब आतंकवाद यहां मैक्सिमम था। तो पुलिस में तो उसको ही आना चाहिए जिसे इस तरह के चैलेंज और चुनौती पसंद है। जो कोई घबराता है, डरता है, उसके लिए ये नौकरी नहीं है। मुझे तो ये मेरा पैशन है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई जॉब, आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड इज गिवन मी अ चांस टू सर्व। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, सेवा का मौका मिला, जो हमारे गुरु साहबान कह के गए हैं। मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना। आई एम अ प्रोफेशनल,
तो मैं अपना काम प्रोफेशनली करता हूं। मेरे को कभी आज तक 36 साल में किसी पॉलिटिशियन ने कोई दबाव, किसी तरह का कोई परेशानी, कोई तंगी एक बार भी नहीं दिया। आपने एक काम ही ऐसा किया है, उस एक काम के लिए जो आपको अकाली दल ने ये ब्रांड कर दिया कि गवर्नमेंट मिस्टर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को लाई इसी काम के लिए थी, और वो है विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस में एफआईआर दर्ज करना। अभी आप ही ने मुझे इस इंटरव्यू में 2 मिनट पहले पूछा था कि आपके आते ही यहाँ पे बेअदबी हो गया, आपके आते ही बम चल पड़े, आपके आते ही ये हो गया। तो मैंने एक काम तो नहीं किया, मैंने बम धमाका भी 6 घंटे में सॉल्व कर दिया था, 24 घंटे में आप लोगों को बताया, ठीक है। और ये इट इज अनहर्ड ऑफ, मेरे टीम ने किया, मैंने नहीं किया। उसी तरह जो बेअदबी की घटना कपूरथला में हुई थी, जहां बेरहमी से एक शख्स को मारा गया था, वो इन्वेस्टिगेट करके सीसीटीवी कैमरा से हमने 302 का पर्चा कर दिया। वी हैव डन जस्टिस, तो और उस शख्स को अरेस्ट कर लिया है। तो हर जगह हम सही कार्रवाई कर रहे हैं, इट इज नॉट वन चैलेंज। तो हाँ, वो कुछ लोग हैं, कुछ अंसर हैं जो एक ही चीज को, वो ये नहीं देख रहे कि बम धमाका ट्रेस हुआ है, वो ये नहीं देख रहे कि वहां पे पहले 295 को 302 किया गया, कि सैक्रिलेज से उसको लिंचिंग में किया गया। वो अपने मतलब की, क्योंकि वो देख रहे जी हम पे क्या कार्रवाई हुई है। मैं अपने आप नहीं अपने ऑर्डर किए यहां लगाने के, और मैंने जाने के भी ऑर्डर नहीं करने हैं। मुझे रखोगे, मैं काम करूंगा, भेज दोगे, मैं चला जाऊंगा। तो मुझे तो जो कह रहे हैं वो अपने मकसद से कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं पहले भी आपने किया था। अब जो सरकार है, जो मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं वो करूंगा या ना करूं। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि 2004 में जब बादल परिवार के खिलाफ केस हुए थे तो आपने उस वक्त भी उनके खिलाफ जांच की थी। तो क्या मैंने गलत किया था? मेरे को जो ड्यूटी लगाएंगे वो तो मैं करूंगा, जो मेरे को ड्यूटी दी जाएगी मैं करूंगा। कोई भी मेरे को ड्यूटी लगाएंगे। तो ये विक्रम के खिलाफ केस दर्ज करना, ये ड्यूटी किसने दी? विक्रम के खिलाफ नहीं, जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब उसमें अगर विक्रम है, कोई ऑर्डर आया नहीं है उसमें, वो तो 11 जनवरी को डेट लगी हुई है। नहीं जी, बड़ा नहीं, आपको फिर पता नहीं, बड़े क्लियर डायरेक्शंस है इसमें, और भी ऑर्डर्स हैं जिनकी भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी कि इसमें कार्रवाई की जाए। देयर इज नो स्टे ऑन दिस मैटर, प्लीज प्रोसीड। अगर ये इतना आसान हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए एक डीजीपी को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? क्यों बाकी केसों की तरह नीचे का सेटअप जो है उसने रूटीन में केस दर्ज किया? अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा है कि मैं तो प्रोफेशनल हूं, पर कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकलों, जिनकी अपनी कमजोरियां हैं, जो मैं विस्तार नहीं, डिटेल नहीं बताना चाहूंगा। कुछ अफसर हैं जिनके कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के चलते वो उनके दबाव में आ गए और उन्होंने कुछ ऐसे नोट लिख दिए जो गलत थे। अब वो इतने सीनियर थे कि एक जूनियर अफसर उनको काट के नहीं ऑर्डर कर सकता था। तो जब एक एडिशनल डीजी लेवल का अफसर कुछ गलत लिखेगा तो उसको एक डीजी लेवल का अफसर ही ओवर रूल कर सकता है। आपके हिसाब से एडीजीपी एसके अस्थाना ने जो नोटिंग दी थी वो गलत? बिल्कुल, टोटली गलत है। वो हमारे एडवोकेट जनरल ने उस पर ओपिनियन दिया हुआ है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि इलेक्शन के नजदीक आकर ड्रग्स का ये केस करना, रिपोर्ट 2018 की है, तो हम छोड़ दें? मेरे को आज लगाया गया, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। आप कहते तो मैं छोड़ देता हूं। आप नहीं, मैं कौन होता हूं जी, मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि मेरिट पे ये ठीक है? मैं आज तक 36 साल में मुझे कह दे मैंने कोई भी काम बगैर मेरिट का किया, आज तक मुझे कह दे किसी भी काम में। आप सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, गिरफ्तार भी करेंगे? जो जरूरत पड़ेगी आज की स्टेज में गिरफ्तारी की जरूरत पड़ेगी, जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत अहम मुद्दे आए हैं सामने, बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। तो उसमें अगर अरेस्ट की जरूरत है तो एलिगेशंस में एविडेंस भी आने लगा है या सिर्फ एलिगेशन? नहीं जी, बड़ी सख्त एविडेंस है जी। आखिरी सवाल, आपने कहा कि आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनली काम करते हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करते। जब आप एडिशनल डीजीपी थे तब आपने पंजाब के 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ प्लस कुछ जूनियर आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ ड्रग्स कम लैंड ग्रैबिंग, मनी मिंटिंग, इन तमाम चीजों की जांच की थी हाईकोर्ट की डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है। तो उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर किसने रोका आपको कार्रवाई के लिए? वो तो हाईकोर्ट में है। वो तो देखिए, देयर आर 2 इंस्टीट्यूशंस, वन इज द हाई कोर्ट एंड वन इज द गवर्नमेंट। अब उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग कहां थी? मैं एडीजी पीएसपीसीएल था। पीएसपीसीएल के ज्यूरिसडिक्शन में कोई कार्रवाई नहीं आती है।
तो या तो अब उसमें हाई कोर्ट मुझे कोई ऑर्डर करे या पर गवर्नमेंट। हाई कोर्ट ने आपको रोका भी नहीं उसमें मेरा ख्याल। नहीं, पर पीएसपीसीएल में मैं कोई पंजाब नहीं, अब तो आप डीजीपी हैं ना। अब मैं हूं, अब कार्रवाई होगी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। हाँ, तो अब उसमें देखिए हर चीज का एक प्रोसीजर है, हर चीज का एक प्रोसीजर है। तो अब मैं यहां आया हूं, अब आप खुद ही तो कह रहे हैं जी आते ही बेअदबी हो गई 2 जगहों पे, फिर ब्लास्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर केस हो गया। तो मुझे सिस्टम्स को भी इन प्लेस करना है। तो जो आप है वो हर रिपोर्ट मैं ये समझू, मैं सीधा बोल रहा हूं कि पंजाब के 2 फॉर्मर डीजीपीज के खिलाफ आपकी जो रिपोर्ट थी उस पर कार्रवाई होगी। देखिए रिपोर्ट जाएगी सरकार को, सरकार एग्जामिन करेगी, सरकार निर्देश देगी। बिकॉज जब सीनियर अफसर इन्वॉल्व होते हैं तो निर्देश सरकार के होते हैं, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड पे है, सरकार एग्जामिन करेगी, सरकार उस पर निर्देश देगी। उसमें कुछ भी क्या विक्रम मजीठिया का केस भी सरकार ने एग्जामिन किया फिर दर्ज हुआ? नहीं, इसमें तो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस आए थे, ये तो इट इज ऑन रिकॉर्ड। हाई कोर्ट के डायरेक्शन नहीं है सर। नहीं, हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं हाई कोर्ट में एग्जामिन हुआ है और उन्होंने कहा आप कार्रवाई शुरू कर दें। ठीक है, दिस हैज बीन टेकन अप। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो अभी हाई कोर्ट में शायद आ जाए, तो या हाई कोर्ट में होगा या दफ्तर, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैज टू डायरेक्ट मी। ठीक है ना, मेरे रिपोर्ट हाई कोर्ट में भी प्रेजेंट है, मेरे रिपोर्ट जो है सरकार के सामने भी है। आपको लगता है कि आपने जो काम पिछले 1 हफ्ते के दौरान कर दिए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कुछ भी हो, आपको इसके लिए टारगेट भी किया जा सकता है पॉलिटिकल सेटअप की तरफ से? अब नहीं तो बाद में सही। ये तो आपको पता होगा। नहीं, आपके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा, इतना एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं तो 36 साल से मैंने आतंकवाद लड़ा है, माफिया को लड़ा है, पॉलिटिशियंस को लड़ा है, आप खुद ही तो कह रहे हैं। पर आपको नहीं लगता कि एक और पॉलिटिकल लड़ाई आपने शुरू कर दी? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। अब अगर कोई अफसर, कोई पुलिस अफसर, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भारत का इंसान, कोई नागरिक अपना फर्ज निभाए और उसके लिए उसके साथ दुश्मनी हो जाए, तो ये तो हमारे देश को देखना है। ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा। अगर इस चीज को हम हर कोई ऐसा, तो इस देश में अफसर और जवान काम करना बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय साहब, आपने तमाम सवालों के बड़ी बेबाकी से, साफ गोई से आपने जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को समय देने के लिए। और आप सब इस इंटरव्यू पर अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दें। शुक्रिया, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।